यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? ओके बेटा, फाइन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। हमने सबसे पहले देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह पढ़ा, जिसमें हमने सबसे मेन बात यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। यूनिफॉर्म मोशन के बाद हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के अनुसार चेंज करके एक नई चीज पढ़ी, वो थी वेलोसिटी। और सबसे बड़ी बात फिर हमने वेलोसिटी को भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन को पढ़ा। ठीक है, अब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, वो है आपका 3rd यूनिट है, दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अगर हम बात करें अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे मान लेते हैं कोई एक फुटबॉल है, एक एग्जांपल देते हैं, वो फुटबॉल रेस्ट में है और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वो काफी आगे तक चला जाता है, उसके बाद वो रेस्ट में आ जाता है। या मान लेते हैं कोई बॉडी स्लाइड डाउन हो रही है, हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। या कोई एक बॉल है, उसको हम ऊपर की ओर को फेंकते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन में चेंज आती है। हम यानी कि किसी कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में ले आते हैं, कोई बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट में ले आते हैं, किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। सबके लिए हमें क्या चीज करना, अप्लाई करना पड़ रही है, फोर्स। फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स हम कहते हैं कि फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। क्या है फोर्स? एक प्रकार का एक्सटर्नल ऑफ एफर्ट है। मैं यहां लिखता हूं फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट और इट इज पुश और पुल विच आइदर changes or tends to change their state of rest or of uniform motion of the body। ये वो या तो ये किसी प्रकार का एक प्रकार का धक्का है या खिंचाव है, जो किसी बॉडी को या तो चेंज कर देता है उसकी पोजीशन को, या उसको चेंज होने पे मजबूर कर देता है। कैसे? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आ रहा है, अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आता है। और सबसे बड़ी बात, क्या किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को इजिली चेंज कर देता है, वो क्या है, आपका फोर्स है। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलेंगे हम, ये क्या है, आपका फोर्स है। फोर्स में भी देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों के ऊपर क्या होगी, फोर्स की अलग अलग वैल्यू होगी। एक ट्रक को मूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड मच फोर्स, जबकि एक साइकिल को हम इजीली पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रक पे नहीं है। तो फोर्स, दूसरी बात कि यानी कि उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करे कितना हम ये कर रहे हैं। चलो वो आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले फोर्स के बारे में देखिए, सबसे पहले हमारे पास एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल फालेसी क्या थी? एरिस्टोटल ने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एफर्ट काम नहीं करता है। एरिस्टोटल के बाद सबसे पहले हमारा जो शुरू होता है ये चैप्टर गैलीलियो से होता है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया से। तो आइए स्टार्ट करते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। बेटा गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने देखिए 3 स्टेटमेंट दी इसके लिए। पहला कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे आ रही है देन इट विल एक्सलरेट। एक्सलरेट मतलब उसकी जो वेलोसिटी पहले, जैसे मान लेते हैं यहां से देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से आ रही है, तो पहले क्या है, जब आप यहां पे रखोगे तो इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे आगे चलती जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, टाइम के अनुसार वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, इंक्रीजिंग मोशन में। तो पहले बोलते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन देन इट विल एक्सलरेट। दूसरा बोलता है कि इफ the body is moving up on the inclined plane then it will retard। अगर वो ऊपर को जाएगी तो धीरे धीरे रिटार्डेशन आएगी, यानी कि वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तीसरी बात बोलते हैं कि if the body is moving on smooth horizontal surface or on frictionless surface then it will acquire constant velocity। ये 3 बातें कही। और आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। गैलीलियो ने उसके बाद इसको कैसे एक्सप्लेन किया, उसने अपने लॉज को, उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। देखिए गैलीलियो ने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया। मान लेते हैं ये एक, गैलीलियो ने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया,
ये एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया गैलीलियो ने। ये गैलीलियो ने एक बॉल ली और यहां से उसको ऐसे रखा। कंडीशन उसने ये लगा दी कि जितना एंगल थीटा ये है उतना ही एंगल थीटा ये है। अगर ये दोनों एंगल थीटा बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाइट और ये हाइट क्या है, इक्वल है। दिस हाइट इज इक्वल टू, इसलिए एच एच नाम दे दिया। और ये क्या है, सारे का सारा सरफेस क्या है बेटा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। दिस इज द कंडीशन। जब उसने ये बॉल यहां से रखी तो ये क्या हुआ, नीचे आ गई बॉल, इंक्लाइंड प्लेन में डाउन आ गई, यहां पे पहुंची और यहां पे जितनी हाइट से गैलीलियो ने बॉल छोड़ी थी उतनी हाइट तक गई। कब गई, जब फ्रिक्शनलेस सरफेस था। जितनी हाइट ये है उतनी हाइट ये है, जितना थीटा ये है उतना ये है। इफ द सरफेस इज एक्स्ट्रा स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस। दूसरी कंडीशन क्या कहता है गैलीलियो के, इफ दिस सरफेस इज नॉट अ फ्रिक्शनलेस। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है तो यहां से जो छोड़ेंगे ये तो ठीक है, यहां तक तो आएगी बॉल, इंक्लाइंड होगी, एक्सलरेट होगी, लेकिन इसके बाद जैसे अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शन है, तो ये जब नीचे से ऊपर को जाएगी, साइड को जाएगी, अप इंक्लाइंड प्लेन पे अप साइड को जाएगी, देन इट विल रिटार्ड। ये धीरे धीरे हो गया और इस हाइट तक नहीं पहुंचेगी। हो सकता है वो यहां रुक जाए, यहां रुक जाए, या यहां पे रुक जाए, कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन यहां नहीं पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन अराइज हो जाएगा। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहां तक जाएगी। अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जांपल ले तो देखिए, जैसे पानी की टंकी होती है, मान लेते हैं इस हाइट तक है, तो वो पानी यहां तक जाएगा। लेकिन अगर बॉल को फेंकेंगे तो बॉल यहां तक नहीं जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन है, या तो इसके सरफेस का और बॉल के सरफेस का होगा, या एयर भी फ्रिक्शन का काम करती है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, अब गैलीलियो ने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि ये सरफेस ऐसे ले लिया, लेकिन ये जो एंगल थीटा था, मान लेते हैं थीटा 1 है अब एंगल, और जो थीटा 2 था वो ये ले लिया उसने, कितना, थीटा 2। क्लियरली थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। ठीक है बेटा। तो नेचुरल सी बात है कि ये जो हाइट है h1 और ये क्या आ गई h2, हाइट, ये हाइट h रहने दी। हाइट क्या है कि ये जो लेंथ, ये लेंथ कम है, ये लेंथ ज्यादा हो गई, लेकिन हाइट जिस एंगल थीटा को वहां तक इंक्रीज कर दिया, जब ये दोनों हाइट क्या हो जाएं, एक बराबर हो जाएं। अब गैलीलियो ने क्या किया, फिर वो कंडीशन लगाई कि अगर ये सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और वो बॉल यहां से छोड़ेगा तो वो उस हाइट तक जाएगी, बॉल जहां से उसने छोड़ी है वहां तक जाएगी। ठीक है बेटा। क्यों जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है और जिस हाइट से छोड़ी उस तक वो जाएगी, चाहे लेंथ का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु ये अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो इस हाइट तक नहीं जाएगी, वो यहां भी रुक सकती है, यहां भी, कहीं भी रुक सकती है। इट डिपेंड अपॉन इट्स, जो इसमें फोर्स लग रहा है उस फोर्स तक ये डिपेंड करेगी, और इसके फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना इसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है। ठीक है बेटा। और तीसरा, गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, गैलीलियो ने क्या किया कि ये लिया एक फ्रिक्शनलेस सरफेस और ये यहां पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कितना ले लिया, और यहां पे थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे यहां से छोड़ता है वो, और ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो बॉल क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती जाएगी, दैट विल नॉट स्टॉप एनी वेयर, वो चल। हाँ, अगर ये स्मूथ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शन वाला सरफेस है, देन इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। जैसे हम देखते हैं कि एक क्रिकेट प्लेयर जोर से बॉल को हिट करता है, बॉल क्या करती है, थोड़ी देर तक बहुत स्पीड से जाती है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप। क्यों स्टॉप, बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड। आल्सो एयर क्रिएट द रेजिस्टेंस देयर, फ्रिक्शन का काम कर रही है एयर में, जिसकी वजह से वो बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये इट विल कंटिन्यू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये था बेटा गैलीलियोस का जो लॉ था, किसके ऊपर, इनर्शिया के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या है, इनर्शिया के भी 3 लॉ दिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो व्हाट इज इनर्शिया बेटा? इनर्शिया क्या हुआ? अब इनर्शिया है, इट मे बी डिफाइंड एज अ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देमसेल्फ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा डेफिनेशन। क्या है बेटा इनर्शिया? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज by virtue of which they cannot change by themselves in their state of rest or of uniform motion of the body is called inertia। इसे क्या बोलेंगे बेटा? हम inertia बोलेंगे। आगे जो इनर्शिया की तीन टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर मोमेंटम। अब क्या डिस्कस करते हैं हम पहले बेटा? लीनियर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय पी। किससे डिनोट करते हैं बेटा हम इसको? पी से। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके ऊपर देखिए मैंने क्या निशान लगा दिया, ये एरो का निशान लगा दिया। जिसके ऊपर भी ये निशान लगा हुआ है, दिस मार्क इंडिकेट दैट दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी? लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है ये? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब P इज इक्वल टू mv। ये होता है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। अब देखिए इसके यूनिट, मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। वेलोसिटी के यूनिट हमने पढ़े हैं मीटर पर सेकंड, तो इसके यूनिट बन गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अगर मैं डिमेंशनल फार्मूला लिखूं तो किलोग्राम का क्या हो गया? m, मीटर का क्या हो गया? l, टाइम का क्या हो गया? t, लेकिन ये -1, तो इसका डिमेंशनल फार्मूला आ गया mlt-1। दिस इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। दूसरा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी मोमेंटम भी बढ़ेगा। अब दोनों का प्रोडक्ट है, यानी कि तब आ गया ये। और mv है, यानी कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v एंड v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अगर कोई हैवी बॉडी है, इसका मतलब क्या हो गया? m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर बॉडी हैवी है तो उसकी वेलोसिटी कम है। इफ वेलोसिटी बॉडी इज लाइट देन वेलोसिटी इज मोर। ठीक है, अगर कोई भारी बॉडी तो कम दौड़ेगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। अगर कोई लाइट बॉडी है तो उसका मोमेंट क्या होगी? वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा हम। पहले हम करते हैं P और V के बीच में ग्राफ बिटवीन P एंड V। ये P, ये V क्या है? P इज क्या पढ़ा हुआ हमने? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ग्राफ कैसे आ गया बेटा? ऐसे आ गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, मतलब जितनी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। दूसरा, मास का, वो भी क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये और लास्ट ग्राफ हम करते हैं V और m का। क्या पढ़ा हमने? कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब हम पढ़े इसका ग्राफ करते हैं, तो ये क्या आ गया? इधर को हमने V ले लिया, इधर को m, तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो मास डिक्रीज हो रहा है, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये था आपका क्या बेटा? ग्राफ बिटवीन व्हाट? मोमेंटम एंड वेलोसिटी, मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी, इसके बीच में। आगे हम डिस्कस करते हैं अब कि अगर मान लेते हैं हमारे पास बेटा दो बॉडीज हैं,
वी हैव टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2। मान लेते हैं एक का मास m1 है और दूसरी का मास कितना है m2 है। इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2। तो क्या बन गया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्या बन गया बेटा, देखिए m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 ओवर v1। मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये आगे जो हमने अभी ग्राफ भी प्लॉट किया था। ठीक है बेटा, आगे करते हैं अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आगे आता है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए हम पढ़ रहे हैं फोर्स, हमने फोर्स पढ़ा। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के ऊपर, और तीनों ही लॉ में, ये ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं और तीनों ही लॉ में न्यूटन फोर्स के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। क्या कहता है वो हम इन लॉ में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, न्यूटन जो 3 लॉ दिए, फर्स्ट लॉ इनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी बोल देते हैं या लॉज ऑफ मोशन भी बोल देते हैं, एक ही बात है। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, इफ एन ऑब्जेक्ट और इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, और इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन टिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसकी और बता दें कि बोलने का मतलब कि इफ नो फोर्स इज अप्लाई ऑन द बॉडी देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मे नॉट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज, बॉडी विल नॉट बी एक्सेलरेट। सेकंड थिंग, सेकंड लॉ में बोलते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंजेस टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एक्सप्लेनेशन क्या देता है कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। वो क्या कहता है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जिस साइड को आप फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में बॉडी में क्या आएगी, चेंज आएगी। ये थर्ड लॉ में क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आगे आप पढ़ेंगे न्यूटन ये कहता है कि जितना एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन आएगा। थर्ड लॉ की एक्सप्लेनेशन में हम डिटेल में इसे डिस्कस करेंगे, परंतु ये कहता है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड इक्वल एंड ऑपोजिट मैनर में जो ये एग्जिस्ट करती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले करते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यहां लिख देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या था, फर्स्ट लॉ था इफ अ बॉडी is at rest it will remain at rest and if it in motion it will remain in motion till the external force apply on it। ये था बेटा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे हम और क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं बेटा। कैसे है बेटा ये, अब देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। दैट कैन नेवर बी इन मोशन, वो मोशन में नहीं आ सकते। जैसे मान लेते हैं एक स्कूल की बिल्डिंग है, वो क्या है, 1 साल पहले भी यहां थी, आज भी यहां है, 1 साल बाद भी यही होगी। अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं या कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही है, ये यहीं रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। ये रेस्ट में ही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ की रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में ही है, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी मोशन में है, जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, वो उसके ऊपर अगर मैं कोई जो एक नेचुरल फोर्स ये लग रही है उनको छोड़ के मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई नहीं हम कर रहे हैं तो ऐसे ही रहेगी, ये मोशन में ही रहेगी। या कोई बॉडी मूव कर रही है तो करती रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती। तीसरी बात, इफ देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी।
अगर किसी बॉडी के ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो उस बॉडी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ सकती है, जब तक क्या हम उस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें। ठीक है बेटा, मैंने ये भी बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कैसे ये लॉ ऑफ इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया में ये क्या क्या कहता है। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया क्या हो गया, द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज इटसेल्फ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या आ गया बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट क्या है बेटा आपका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कोई एक बस है, आप बस के बीच में बैठे हैं और बस रेस्ट पोजीशन में, स्टैंडिंग है, अपनी पोजीशन पे बिल्कुल खड़ी है बस, और आप बस में बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि बस अचानक चल पड़ती है तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर को आपको धक्का लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है, आप बस में बैठ जाते हैं तो आपकी बॉडी की, और बस किस में है, रेस्ट में है। आप रेस्ट में आने के साथ साथ क्या होता है, आपकी बॉडी बस के कांटेक्ट में आ जाती है, सराउंडिंग सारी रेस्ट में है। ठीक है बेटा, आपकी बॉडी भी रेस्ट में। अब बस अचानक चल पड़ती है लेकिन आपकी बॉडी सराउंडिंग के अनुसार किस में है, रेस्ट में है। बॉडी रेस्ट में रह जाती है, यानी कि हमारी बॉडी के दो पार्ट है, एक यहां से नीचे, ये क्या है बेटा आपका अपर पोर्शन, ये क्या है लोअर पोर्शन है। लोअर पोर्शन आपका किस में आ जाता है, जैसे बस चलती है वो मोशन में आ जाता है, जबकि अपर पार्ट किस में रह जाता है, रेस्ट में रह जाता है। दैट्स वाई अ बॉडी व्हेन स्टॉपिंग बस सडनली मूव्स द बॉडी फॉल्स बैकवर्ड। दूसरा, मान लेते हैं कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है, हॉर्स की पीठ पे बैठा हुआ है और हॉर्स अचानक चल पड़ता है। सेम केस इज देयर, हम पीछे को हमें धक्का लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी लोअर पार्ट है बॉडी का, वो हॉर्स के साथ किस में आ जाता है, मोशन में, जबकि अपर पार्ट किस में रह जाता है, रेस्ट में रह जाता है। दैट्स व्हाई अ बॉडी फॉल्स बैकवर्ड। तीसरा, व्हेन वी शेक द ब्रांचेज ऑफ द ट्री मैंगो फॉल डाउन। मान लेते हैं कोई मैंगो का ट्री है, उस पे मैंगो लगे हुए हैं और हम उसकी टहनी को ऐसे हिलाते हैं तो आम नीचे गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि जैसे हम वी शेक द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, हम उनको हिलाते हैं तो वो ब्रांचेज किस में आ जाती हैं, मोशन में। लेकिन जो फ्रूट है, जो फल है आम का, वो रेस्ट में रह जाता है और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। व्हेन वी बीट द कारपेट और दरी, जब हम दरी को जोर से डंडे से ऐसे पीटते हैं, डस्ट पार्टिकल किस में आ जाते हैं, हमें उड़ते हुए दिखा देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम दरी को, कारपेट को किसी स्टिक से बीट करते हैं, पीटते हैं, तो दरी मोशन में आ जाते हैं और डस्ट पार्टिकल किस में रहते हैं, रेस्ट में रह जाते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऑल दीज आर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। अब आपको ये लगता है कि वो डस्ट पार्टिकल मोशन में है, ऐसा नहीं है बेटा। जो डस्ट पार्टिकल है, दे आर वेरी वेरी लाइट मासलेस पार्टिकल हैं, इस करके हमें वो फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए नजर आते हैं। और क्या एग्जांपल है बेटा इसका, और इसका एग्जांपल है बेटा, जैसे मान लेते हैं हमने एक गिलास ले लिया, एक गिलास लिया, उसके बीच में मान लो हम पानी डाल देते हैं और एक हार्ड एक पेपर जो है उसके ऊपर रख देते हैं और ऊपर एक कॉइन रख देते हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, पेज को, जो आपने पेपर रखा उसको जोर से ऐसे खींच लेते हैं, कॉइन क्या होगा, नीचे गिर जाता है उसमें गिलास में। या जोर से आप पुश कर देते हैं, पुल कर देते हैं, तो क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। क्यों, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो ये था आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा पार्ट आता है इसका इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम एग्जांपल इज देयर। मान लेते हैं आप बस में बैठे हुए हैं और बस मोशन में है, आप बस में नेचुरली आप भी मोशन में। अब बस क्या होती है, अचानक रुक जाती है और हम क्या करते हैं, आगे की ओर को गिरते हैं। क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि जब हम बस मूव कर रही है, चल रही है और हम भी बस में बैठे हैं, तो हमारा जो अपर पार्ट है वो किस में है, हमें दिख रहा है सराउंडिंग मोशन में है, हमें ऐसे लगता है, तो हमारा अपर पार्ट भी किस में है,
मोशन में है, जबकि लोअर पार्ट किस में है, बस के साथ वो जो पोजीशन हो गया टच हो गया और रेस्ट में है। अब बस क्या होती है, अचानक रुक जाती है, जैसे अचानक रुक जाती है तो हमारा अपर पार्ट किस में है, मोशन में है, तो लोअर पार्ट किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, और अपर पार्ट क्या होता है, मोशन में, एंड वी फॉल फॉरवर्ड, हम आगे की ओर को गिर जाते हैं। या मान लेते हैं आपने कई बार देखा हुआ, जैसे हम मान लो बस के साथ लटकते हुए चलते हैं और हम अचानक बस का वो जहां से हमने होल्ड कर रखा है उस पॉइंट को हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम आगे की ओर को गिरते हैं। क्यों, जैसे हम बस को ऐसे पकड़ के रखे हैं और बस मूव कर रही है तो हमारी सारी बॉडी किस में है, मोशन में है। अब हम क्या करते हैं, जैसे नीचे पांव को टच करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो हमारे बॉडी किस में आ जाती है, पांव किस में आ गया, रेस्ट में आ गया अर्थ के साथ, लेकिन हमारी अपर बॉडी पार्ट किस में है, मोशन में है, एंड वी फॉल फॉरवर्ड, हम कैसे फॉरवर्ड किधर को गिर जाते हैं, आगे की ओर को। कई बार आपने देखा होगा, और एग्जांपल है इसका, कि एथलीट जंप लगाने से पहले पीछे दौड़ के आते हैं और वो काफी लंबी दूर तक जो जंप लगाते हैं, दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। किसके कारण है ये सब एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। थर्ड वन लेते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है बेटा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? Inertia of direction is that property of the inertia by which we change the direction of the body by applying some external force on it। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज करना इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब हम किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हैं देन वी कैन इजिली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं कोई एक बस है, कोई ट्रक है, कोई गाड़ी है, या कार है, या स्कूटर है, या मान लो साइकिल आप चला रहे हैं, तो हम उसके ऊपर बैठे होते हैं और जो उसका हैंडल होता है या स्टीयरिंग होता है उसको हम ऊपर से उसके टायर के ऊपर, ये मान लो टायर है तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर क्या है, ये स्टीयरिंग है, ये मान लेते हैं हैंडल है, हम इसको परपेंडिकुलर इजिली रोटेट करते हैं और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी में चेंज। हम आगे क्यों चल रहे हैं, अपने मुंह की डायरेक्शन को ऐसे कर लेते हैं, हम इस साइड को मुड़ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पत्थर है, हम उसको एक धागे से बांधा हुआ है, हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, धागा टूट जाता है, तो पत्थर उसके सीधा परपेंडिकुलरली आगे फॉल होता है। ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा आगे डिस्कस करते हैं। अब हम आगे आता है बेटा अब आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये चलो बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपने में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।